पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था वणिकवाद का उदय। वणिकवाद का उदय के बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो तो हो चुका था, लेकिन उसके आगे वो 3 प्रकार के थे। राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म वो 3 प्रकार के थे। पहला था आर्थिक कारण, दूसरा था सामाजिक कारण, तीसरा था राजनीतिक कारण। अब हम इन तीनों को विस्तार से देखेंगे। पहला, आर्थिक कारण। वणिकवादी विचारधारा के केंद्र में व्यापार व्यवसाय रहा, अतः इस विचारधारा के उदय के लिए जिम्मेदार कारणों में अधिक कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप वणिकवाद अस्तित्व में आया। ये परिस्थितियां इस प्रकार थी। परिस्थिति 1, मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा का चलन प्रारंभ होने से व्यापार व्यवसाय का तेजी से विस्तार होने लगा, अतः स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं की उपलब्धि होने से यूरोप में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने लगी और व्यापारी स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का भंडारण करके राज्य को शक्तिशाली बनाते गए। विशेषकर फ्रांस की आर्थिक प्रगति में व्यापार व्यवसाय का प्रमुख योगदान रहा। दूसरा, व्यापार का विस्तार किस प्रकार। व्यापार का विस्तार 15वीं शताब्दी के अंत में नए नए महाद्वीपों की खोज होने लगी और इनके खोज होने से नए देशों में व्यापार का मार्ग विस्तार होने लगा। अतः यूरोप के व्यापारी समुद्री मार्ग से नए नए देशों में व्यापार करने के लिए जाने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ। कोलंबस एवं वास्को डिगामा जैसे साहसी यूरोपीय नाविकों ने 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका एवं भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करके यूरोपीय देशों की आर्थिक प्रगति के द्वार खोल दिए। इस कारण वणिकवाद का विकास तेजी से होने लगा और ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली व्यापारी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए गए, जिससे वणिकवाद का प्रचार हुआ। वणिकवाद का प्रचार प्रसार यूरोप से एशिया एवं अमेरिका तक फैल गया। तीसरा, दयनीय आर्थिक दशा। वणिकवाद के पूर्व यूरोपीय समाज में गरीबी एवं शोषण के कारण कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं उद्योग धंधों की उपेक्षा के कारण आर्थिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए जब यूरोप में वणिकवाद का उदय हुआ तो आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के शोषित नागरिकों ने व्यापार व्यवसाय को तेजी से अपनाया। अतः वणिकवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला, जिससे कि यूरोपीय समाज में कृषकों एवं सामंतों के स्थान पर व्यापारियों का बहुत महत्व दिया जाने लगा था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यूरोप में वणिकवाद का उदय एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो सामंतवाद के विरुद्ध उत्पन्न हुई। चौथा, धातुओं का खनन। वणिकवाद में धातुअन प्रचलन में होने से सारा व्यापार स्वर्ण एवं रजत धातुओं के सिक्कों के रूप में होता था। सन 1540 में अमेरिका सहित विभिन्न देशों में चांदी एवं सोने के नए नए खानों के कारण इन मुद्राओं की आपूर्ति आसान हुई। स्वर्ण एवं रजत के सिक्कों की आसान आपूर्ति ने व्यापार व्यवसाय का तेजी से विस्तार किया और वणिकवादी विचारधारा भी विकसित होती गई। फिर उसके बाद सरकारी व्यय में वृद्धि। 16वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक कार्यों का विस्तार होने लगा, जिससे राज्य के व्यय में तेजी से वृद्धि होने लगी। जो कर सारा राजस्व के माध्यम से समायोजित करने का प्रयास किया गया, लेकिन अत्यधिक व्यय होने से यूरोपीय देशों के शासकों ने अपने सरकारी व्ययों की आपूर्ति हेतु व्यापार को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, जिससे आय में वृद्धि करके बढ़ते हुए सरकारी व्यय को समायोजित किया जा सके। इसके अन्य कारण उपरोक्त आर्थिक कारणों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी यूरोप में वणिकवाद का उदय हुआ। जैसे पहला, बचत एवं विनियोग के प्रोत्साहन के कारण बैंकिंग संस्थाओं का जन्म हुआ। यूरोपीय देशों में अत्यधिक कीमत वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने से लाभ की मात्रा बढ़ती गई। सरकारी व्यय के साथ साथ करारोपण की मात्रा भी बढ़ती गई।
लाभ की मात्रा बढ़ने के कारण उद्योगों का विस्तार हुआ, जिससे यूरोपीय समाज में आय, बचत, विनियोग का स्तर भी बढ़ने लगा। फिर उसके आगे जमींदारी प्रथा समाप्त होने से मजदूर वर्ग का उदय हुआ, जिसका उत्पादन कार्यों में प्रयोग होने लगा। सामाजिक कारण, वणिकवाद के उदय के लिए आर्थिक घटकों के साथ साथ सामाजिक घटक भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में अंधकार भरे युग की समाप्ति हुई और एक नए सवेरे यूरोपीय समाज में ज्ञान एवं प्रगति का प्रकाश लेकर आया। सामान्यतः यूरोपीय समाज में बहुत विभिन्न परिवर्तनों ने यूरोप में वणिकवाद को जन्म दिया था, जैसे धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियों, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां चरम सीमा तक पहुंच गई और धार्मिक मान्यताओं ने यूरोपीय समाज में अज्ञानता का अंधकार फैला दिया। लेकिन रिनेसा जैसी क्रांति के कारण अंधविश्वास, रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता का विरोध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण यूरोप में धार्मिक पुनर्जागरण का प्रभाव बढ़ने लगा और धार्मिक सत्ता का अंत हुआ। सांस्कृतिक उत्थान के रूप में इसको कैसे देखा जाता है? 16वीं शताब्दी यूरोप में कला एवं संस्कृति के उत्थान की शताब्दी कही जाती है, क्योंकि इस काल में यूरोप में अनेक कलाकार, साहित्यकार, दार्शनिक, सामाजिक सुधारक आदि ने यूरोपीय समाज की विचारधारा को बदल कर रख दिया, जिसके कारण यूरोपीय समाज में धार्मिक विचारधारा के स्थान पर प्रगतिशील विचारधारा स्थापित हुई और यूरोपीय नागरिकों ने धार्मिक क्रियाकलापों के स्थान पर कृषि, व्यापार, व्यवसाय को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। इन सबके परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंतशाही एवं चर्च की सत्ता का पालन होने लगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित नए समाज की स्थापना होने के आर्थिक उन्नति के द्वार भी खुल गए। वैज्ञानिक आविष्कार, 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होने लगे। इन आविष्कारों ने समाज में वैज्ञानिक विचारधारा और वाणिज्यवादी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर जैसे वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण आविष्कारों ने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। इस काल में छापाखाना, दूरबीन, घड़ी, मानचित्र, नाविकों के लिए दिशा सूचक यंत्र आदि आविष्कारों ने यूरोपीय समाज का जीवन ही बदल दिया। इस काल में राम सबोर की पुस्तक अपटोपिया ने यूरोप में सांस्कृतिक क्रांतिकारी का सूत्रपात दिया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को अपना सांस्कृतिक, सामाजिक विकास एवं स्वयं करना चाहिए। 16वीं शताब्दी की प्रतिभाएं शेक्सपियर थे, गैलीलियो थे, कोपरनिकस, न्यूटन, केपलर, लियोनार्डो दा विंची, मिशेल एंजेलो, थॉमस मोर, इरेस्मस, रिबेलिस। वैज्ञानिक प्रगति ने यूरोपीय समाज को भाग्यवादी के स्थान पर कर्मवादी बनाया। इस कारण साम्राज्य में समाज एवं राष्ट्र के विकास के अनेक प्रयास प्रारंभ हो गए, जिनके परिणाम स्वरूप व्यापार व्यवसाय को प्रगति होने लगी थी। सुधारवादी आंदोलन, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में चर्च का साम्राज्य पाया जाता था, जिसमें पोप के द्वारा धार्मिक आदेश एवं उपदेश दिए जाते थे। जबकि पोप एवं विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, परंतु आम जनता को धैर्य, त्याग, सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति जैसे उपदेश देकर मूर्ख बनाया जाता था। 16वीं शताब्दी के मध्य में कुछ आधुनिक नवयुवकों ने सुधारवादी आंदोलन की नींव रखते हुए पोप की सत्ता को चुनौती दी और पोप के भ्रमजाल से आम जनता को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किए। इन सुधारवादी प्रयासों के कारण अंततः कैथोलिक चर्च के स्थान पर प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई और पोप की सत्ता के स्थान पर राज्य की सत्ता अस्तित्व में आई। अन्य कारण यूरोप में सामाजिक व्यवस्था में हुए तीव्र परिवर्तनों ने वाणिज्यवाद को विकसित करने में मदद की और यूरोप में व्यापार व्यवसाय की प्रगति सुनिश्चित की थी। यूरोपीय समाज में कुछ और परिवर्तन भी हुए जो वाणिज्यवाद के लिए सहायक सिद्ध हुए, जैसे पहला, राज्य का अस्तित्व में आना और राज्य की विवेकशीलता पर सामाजिक स्वीकृति स्थापित होना। दूसरा, जनसंख्या का विस्तार। तीसरा, राज्य की सामाजिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होना। कष्ट उठाने के स्थान पर सुखी जीवन जीने की इच्छा जागृत करना। इसका राजनैतिक कारण जो है, यूरोप में 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ तेजी से राजनैतिक परिवर्तन भी हुए, जिनका वाणिज्यवाद के विकास पर
सकारात्मक प्रभाव पड़ा और यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्था ने व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिए। संक्षेप में वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के उदय के लिए निम्नलिखित राजनीतिक कारण उत्तरदायी रहे। पहला, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय। यूरोपीय देशों में सामंतवाद एवं चर्च के साम्राज्य के पतन के पश्चात राजशाही की स्थापना हुई, जिसमें राजा के द्वारा राज्य की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का संचालन होता था। इन गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक धन संग्रह करने के लिए करारोपण का सहारा लिया गया, जिसमें कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में विभिन्न कर आरोपित कर किए गए। इस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जिसने व्यापार व्यवसाय को भी प्रोत्साहित किया। बढ़ता हुआ सरकारी व्यय। दूसरा जो है बढ़ता हुआ सरकारी व्यय। 16वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप के विभिन्न देशों का विकास होने लगा, जिसके कारण राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार के कार्यों में वृद्धि होने से राजाओं को आर्थिक मात्रा में धन की आवश्यकता होने लगी। इसलिए यूरोप के विभिन्न देशों में शासकों ने व्यापार व्यवसाय, धन संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। विशेषकर घरेलू एवं विदेशी व्यापार पर विशेष ध्यान देने से वाणिज्यवाद का तेजी से विस्तार हुआ। तीसरा, साम्राज्यवादी नीतियाँ। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ ने ही यूरोप के विभिन्न देशों में अपनी अपनी राजनीतिक सीमाओं के विस्तार की इच्छा ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। इस काल में विभिन्न देशों के राजाओं ने अपने देश का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों के साथ युद्ध का मार्ग अपनाया। युद्ध करके छोटे छोटे देशों को हड़पने की नीति के कारण युद्धों पर विशाल धन राशि खर्च होने लगी। इस धन राशि की आपूर्ति हेतु व्यापार व्यवसाय को अधिक महत्व दिया जाने लगा, विशेषकर विदेशों से व्यापार को, क्योंकि उस काल में स्वर्ण मुद्रा के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रभावशाली माध्यम विदेशी व्यापार को माना जाता था। इसलिए अधिकाधिक विदेशी व्यापार एवं धन संपत्ति स्वर्ण मुद्राओं के भंडारण के बल पर युद्ध लड़े जाने लगे। युद्ध से सुरक्षा। साम्राज्यवादी नीतियों के कारण यूरोप में बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करने लगे, जिससे कि छोटे छोटे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अतः छोटे छोटे देशों के राजाओं के द्वारा बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए सेना के रखरखाव, युद्ध के लिए उपकरणों पर बड़ी मात्रा में धन संपत्ति का व्यय होने लगा। अतः राज्य की राजनीतिक आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए देश में धन संपत्ति के भंडार में वृद्धि आवश्यक होने लगी। इसलिए राजाओं ने वाणिज्यवाद को यथासंभव बढ़ावा दिया और व्यापार से प्राप्त धन संपत्ति ने अपने सुरक्षा तंत्र को अधिक विकसित करने का प्रयास किया। राजनीतिक विचारधारा का उदय। यूरोप में 16वीं शताब्दी के पूर्व तक राजनैतिक विचारधारा का प्रचलन होने से धर्म एवं अध्यात्म आधारित कार्य पद्धति मानी जाती थी। लेकिन मैकियावली ने चर्च की धार्मिक सत्ता को चुनौती देते हुए राज्य के सार्वजनिक कार्यों को नैतिकता से पृथक करके उसे भौतिक प्रगति पर आधारित बना दिया था। इस प्रकार मैकियावली एवं जॉन वोडिम जैसे राजनीतिक विचारकों के कारण यूरोप में धार्मिक एवं नैतिक विचारधारा के स्थान पर एक प्रगतिवादी राजनीतिक विचारधारा अस्तित्व में आई और इसके कारण व्यापार व्यवसाय पर केंद्रित राजशाही की नवीन परंपरा का जन्म हुआ, जिससे फ्रांस में राजशाही को स्थापित किया गया था। उपनिवेशवाद का विकास। यूरोप में वाणिज्यवाद के विकास के लिए उपनिवेशवाद को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप के बड़े बड़े देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि के अपने उत्पादन की खपत बढ़ाने के लिए नए नए देशों को उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया और उपनिवेशवाद के लिए विदेशी व्यापार को माध्यम बनाया गया। जैसे ब्रिटेन ने सन 1600 में भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए विदेशी व्यापार को माध्यम बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत में जैसे कोलकाता, सूरत, बंबई, मद्रास आदि बंदरगाहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उपनिवेशवाद के विस्तार के परिणाम स्वरूप यूरोप के बड़े बड़े देशों में आपस में युद्ध होने लगे और जो राष्ट्र आर्थिक रूप से आर्थिक शक्तिशाली थे, जैसे ब्रिटेन ने बड़ी संख्या में छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। अन्य कारण उपरोक्त राजनैतिक घटकों के अलावा भी कुछ अन्य राजनैतिक घटनाएं भी वाणिज्यवाद के विकास एवं विस्तार में सहायक बन गई। जैसे उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास, जिसके कारण आगे चलकर यूरोप ने जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फासीवाद जैसी उग्र विचारधारा विकसित हुई। 17वीं शताब्दी के पश्चात यूरोप में एकीकरण की भावना विकसित हुई, जिसने
यूरोप के विभिन्न देशों को एक परिवार की तरह से संगठित करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण आपसी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। राजाओं के द्वारा धन संपत्ति के अधिकाधिक संग्रहण को प्रोत्साहन देने के कारण यूरोपीय समाज में नागरिक भी अधिकाधिक व्यापार करने लगे थे। यूरोपीय देशों के राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक शक्ति को मुख्य घटक माना। इससे प्रत्येक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा धन एवं स्वर्ण मुद्रा के भंडार पर ध्यान केंद्रित करने लगा, जिससे वणिकवाद का तेजी से विकास हुआ। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वणिकवाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा थी जिसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उत्तरदायी माना जा सकता है। यूरोप के विभिन्न देशों में 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में हुए तीव्र परिवर्तनों के कारण अवधि संक्रमण काल मानी जाती है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के पूर्व के यूरोप में विकास की दशाएं नगण्य थी, लेकिन 16वीं शताब्दी के प्रारंभ होने से ही यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तनों का दौर प्रारंभ हो गया। इसलिए यूरोप में वणिकवाद को नई सुबह के रूप में स्वीकार किया गया और यूरोपीय देशों की प्रगति आर्थिक शक्तियों पर आधारित होने के उद्योग धंधे, मौद्रिक व्यवस्था का जन्म आदि आधारभूत घटकों की प्रगति ने वणिकवाद को और ज़्यादा शक्तिशाली विचारधारा के रूप में स्थापित कर दिया था। वणिकवाद का विकास एवं यूरोपीय देशों को